चलिए तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही मजा आता है ये चैप्टर पढ़ के। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देखने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। अभी तक तो मैनेजमेंट का सब ज्ञान ले रहे थे, ये होता है मैनेजमेंट में, ये होता है, फिर मैनेजमेंट करते कैसे हैं उसके कुछ ज्ञान की बातें बताई गई हैं इसके अंदर। तो कोई भी चीज को अगर हमें बोलना है कि वो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल में होता है किसी चीज का फंडामेंटल ट्रुथ, जो किसी चीज की सच्चाई को बताता है। अगर आपसे बोलूं मैं कि ये प्रिंसिपल है, उसको मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी लॉ की बात कर रहा हूँ, किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज प्रिंसिपल है मतलब वो किसी चीज की सच्चाई को बता रहा है। जैसे न्यूटन ने बोला था कोई भी बॉल ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी, ये क्या है? प्रिंसिपल है, लॉ है, फंडामेंटल ट्रुथ है, हर जगह पे ये बात अप्लाई होगी। तो प्रिंसिपल रेफर्स टू स्टेटमेंट which reflect fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। वो कोई सच्चाई को बता रहा होगा, वो सच्चाई किस चीज पर बेस्ड होगी? किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? ऐसा करोगे तो वैसा रिजल्ट आएगा। किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे ये हो गया कॉज, और वो नीचे आएगी ये हो गया इफेक्ट। चलते चढ़ते नीचे कूदोगे ये हो गया कॉज, नीचे कूद के सीधे आसमान में पहुंचोगे ये हो गया इफेक्ट। बात समझ में आई? किसी को थप्पड़ मारोगे ये हो गया कॉज, सामने वाला तुम्हें दो मारेगा वो हो गया इफेक्ट। लड़की को आंख मारोगे ये हो गया कॉज, सैंडल पड़ेगी ये हो गया इफेक्ट। बात समझ में क्या? क्लियर हुई बात? तो यहां पर प्रिंसिपल क्या होते हैं? कोई सच्चाई होती है जो किसी फंडामेंटल ट्रुथ को बता रही होती है, वो ट्रुथ किसी कॉज और इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। वैसे ही मैनेजमेंट की भी प्रिंसिपल वैसी ही है, ये भी कोई सच्चाई आपको बता रहे हैं, जनरल गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में हमें काम कैसे करना है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ या आपको मैनेजमेंट संभालने के लिए दे दिया जाए तो उस सिचुएशन में आपको काम कैसे करना चाहिए वो आपको कौन बताता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में एक तो हमने प्रिंसिपल्स का मीनिंग पढ़ना पड़ता है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ने हैं फीचर्स, फीचर्स क्या होते हैं इसके। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे दो महान व्यक्तियों का ज्ञान, एक हेनरी फ्योल का ज्ञान और दूसरा पढ़ेंगे एफ डब्ल्यू टेलर जी का ज्ञान। ये दोनों के पूरा नॉलेज, इनके 14 प्रिंसिपल, इनके 4 प्रिंसिपल प्लस 9 टेक्निक, ये पढ़ेंगे। और क्या, और लास्ट में क्या, अब हम तुम्हें 9 दिखाएंगे, तुम जैसे मर्जी देख रही हो, ठीक है? हाँ, अब लास्ट में देखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन देखेंगे फ्योल और टेलर के बीच में, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ, और दोनों की सिमिलैरिटीज देखेंगे। समझ में आ गया? दोनों में ही डिफरेंस भी देखेंगे, इनके ज्ञान में अंतर क्या है और दोनों के ज्ञान में कॉमन क्या है ये भी देखेंगे। अगर समझ में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं ये सभी चीजें हमेशा ही बाद में करवाता हूँ। इंपॉर्टेंस और फीचर्स हम सीधे आज शुरू होंगे कहां पे? हेनरी फ्योल के ज्ञान, वो पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, चैप्टर के सबसे लास्ट में, चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस, वो थे फीचर्स। और यहाँ पे आएंगे हमारे प्रिंसिपल के गुरु, दादा, पापा, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल। इनका जन्म हुआ 1841 में और ये जीवित रहे 1925 तक। क्या? हाँ, लगभग वैसे। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, मतलब कि मैनेजमेंट जो जनरल आम मैनेजमेंट होता है उसका सबसे पहला ज्ञान पेलने वाले यही व्यक्ति थे। जैसे न्यूटन ने बहुत सारे ज्ञान सबसे पहले पेले थे, वैसे सबसे पहले मैनेजमेंट की स्टडीज के अंदर ज्ञान जो दिया था वो इन्हीं व्यक्ति ने दिया था। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में, फ्रांस में 1841 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने डिग्री की माइनिंग इंजीनियरिंग में, मतलब माइनिंग इंजीनियर बने भाई साहब। माइनिंग इंजीनियरिंग समझते हो ना, खुदाई वगैरह करते हैं, जो चट्टानों में कोल वगैरह निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, वो सब। आप कॉमर्स समझ लो, मैनेजमेंट है, बंदा मैनेजमेंट कर रहा था तो उसका ज्ञान आ गया। हाँ, इन्हीं ने मैनेजमेंट शुरू किया है।
बल्कि मैनेजमेंट का ज्ञान देना इधर से शुरू हुआ है। ठीक है, इन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। माइनिंग इंजीनियरिंग में एक डिग्री की और कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये काम कर रहे थे, कुछ साल बाद इन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, कंपनी के एमडी बने। लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं थी ये। जिस समय इनको कंपनी का एमडी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, उस समय कंपनी बिकने की कंडीशन में थी। कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी थी, कंपनी का दिवाला पिटने वाला था, बोली लगने वाली थी मार्केट के अंदर, कंपनी बिल्कुल बिकने की कगार पर थी। ऐसी कंडीशन में इनको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। और इन्होंने एफर्ट्स लगाए, हार नहीं मानी बंदे ने। बंदा बोला नहीं, हम जूझेंगे, हम लड़ेंगे, हम पूरा मुकाबला करेंगे अपनी परिस्थितियों का। और इस बंदे ने मुकाबला किया, परिस्थितियां झेली, और 30 साल बाद जब ये कंपनी से रिटायर हो रहा था, 30 साल बाद जब ये उस कंपनी से रिटायर हो रहा था, वो कंपनी वहां की टॉप माइनिंग कंपनी थी। बंदे के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया, ऐसी कौन सी रात को देवी जी सपने में प्रकट हुई और बोली जा बेटा वरदान मुझे ज्ञान दे जा। काली माता आई होंगी ज्ञान देने के लिए, या चौंडा देवी आई होंगी, बोले माता ये ले बेटा, तूने मेरे दर्शन कर लिए, तेरे पास ज्ञान ही ज्ञान है, अब ये ज्ञान बांटने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। काफी सालों तक इसने मैनेजमेंट फील्ड में काम किया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की। वो जो बातें इसने एक्सपीरियंस की उसको इसने इंप्लीमेंट किया, और उसके जो अच्छे रिजल्ट थे उनको बार बार इंप्लीमेंट किया, बार बार टेस्ट किया, और फिर जाकर उसको प्रिंसिपल बनाया और उसको ज्ञान के रूप में पब्लिश कर दिया, ताकि आम लोग भी उस चीज का फायदा ले सके। और हम लोगों को वही ज्ञान आज की डेट में पढ़ाया। आगे समझ में? तो ऐसा कौन सा ज्ञान इसे प्राप्त हुआ, ऐसे कौन सा बुद्धि प्रकाशित इसकी हुई, महात्मा बौद्ध की जैसा इनका कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ज्ञान हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो ज्ञान है पूरा, इन भाई साहब का जो पूरा ज्ञान है वो है 14 प्रिंसिपल्स में डिवाइड है। 14 प्रिंसिपल्स में इसका पूरा ज्ञान डिवाइड है। तो पहला प्रिंसिपल जो इसका आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। उसमें पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला ही प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहां पे देखो डिवीजन ऑफ वर्क समझा रहा हूं। मान लीजिए ये एक भाई साहब है, टिंग टिंग टिंग, हाँ ये भाई साहब है। इन भाई साहब को ऑर्डर मिला है, भाई साहब खाना नहीं खाते, नहीं भाई साहब ये खाना नहीं खाते हैं, हवा खाते हैं। हाँ, इन भाई साहब को ऑर्डर मिला है कि इन्हें एक दिन में एक दिन में 50 शर्ट्स बनानी है, एक दिन में 50 शर्ट्स बनानी है, ये इनको ऑर्डर मिला है। ये भाई साहब है, इनको एक दिन में, टेलर है ये, तो इनको दर्जी भाई साहब को एक दिन में 50 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है। तो अब अगर ये पूरी 50 शर्ट्स बनाने का काम अकेले लेके बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता शाम तक 50 शर्ट्स बना पाएंगे। एक दर्जी एक दिन में मुश्किल से 5 से 10 शर्ट्स से ज्यादा नहीं बना पाता है, फिर भी वो कोशिश कर लेंगे। इस भाई साहब के दिमाग में आया एक आइडिया जो बदल देगा इनकी दुनिया। आइडिया आया, इसने क्या किया, इसने 4 लोगों को पकड़ा, 4 लोगों को लेकर आया। बोले देख भाई, तुमको भी शर्ट बनाने आती है? बोले हाँ आती है। बोले तुमको भी आती है? बोला हाँ आती है। बोले तुमको भी आती है? बोलिए, बोला हाँ भैया आती है। ये 4 लोग ये लेकर आ गए। पहले वाले को बोला देख, मैं क्या करता हूं, मैं कपड़ा कट करता जाता हूं, मैं कपड़ा क्या करूंगा साइज के हिसाब से, ये बोला है मैं कपड़ा कट करता जाऊंगा। बोला ठीक है। दूसरे को बोला तुम क्या करते हो, उस कपड़े को स्टिच करते हो, स्टिच करते हैं ना, उसको सिलते हैं, सिलाई करते हैं। तीसरे को बोला तुम उसमें काज वगैरह करते हो ना, उस बटन वगैरह लगाने, बटन वगैरह लगाते हो। चौथे को बोला तुम प्रेस करते जाइयो, और पांचवें को बोला तुम पैक करते जाइयो। क्या कर दिया, काम को काम को डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ये व्यक्ति एक ही शर्ट को दिन भर कट करता रहेगा, 2-4 शर्ट कट करने में दिक्कत जाएगी, बाद में तो आंखें बंद करके धड़ाधड़ 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 काटता रहेगा। आपने देखा होगा कई लोगों को जो प्याज काटते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, हाँ टिकिया वाले जो काटते हैं प्याज, कैसे काटते हैं, कैसे स्पीड आ जाती है वो, अपन लोग काटने बैठे प्याज के साथ उंगलियां भी जाएंगी 2-4। होगा कि नहीं होगा, हम काट लेते हो, भावा खोलने की तैयारी है लौटने की
आज देखो, चलो, तो ये जो प्रैक्टिस आती है, ये जो जो एफिशिएंसी आ जाती है, कैसे आ जाती है इफेक्टिवनेस, ये कहाँ से आती है? ये आती है प्रैक्टिस करके। तो ये व्यक्ति जब कर रहा होगा वही काम डेली डेली करेगा 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 करेगा, और मान लो डेली ही इसका ये काम होगा शर्ट कटिंग करने का, तो फिर तो ये भैया एक्सपर्ट हो गया, महान ज्ञानी व्यक्ति हो गया ये तो उस काम में। इससे ज्यादा एक्सपर्ट बंदा तो पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, दिन भर उसे वही काम करना है। ये व्यक्ति स्टिचिंग कर रहा है, 2-3 दिन तक वो दड़ा देख देख के करेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो उसके अंदर स्पीड आएगी, अरे चलने तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मशीन रुकने का नाम नहीं ले रही। ये बंदा जो बटन लगा रहा है क्या, अरे एग्जाम्पल के लिए अब डेली भी अगर करने बैठिए तो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो बटन लगा रहा है, वो अब उसको एक दिन, पहले दिन तो बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा, अगले दिन वो फोन पे बातें भी कर रहा है, इधर उधर गप्पे भी लगा रहा है, सामने मैच भी लगा हुआ है, काम करते जा रहा है, चलता रहता है, स्पीड आ जाती है। तुम लोग अपने साथ ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। पहली बार जब स्कूटी या बाइक चलाई होगी जिंदगी में, तो ऐसे चली होगी, पूरी मुंडी बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे, हाथ बिल्कुल कड़े एकदम हाथ है, और अगर ब्रेक लगानी है पाँव से तो पाँव पे नजर जा रही है। ब्रेक, अगर कोई बाइक चला रहा है तो ब्रेक लगानी है पाँव से पाँव पे नजर जा रही है, गियर डालना तो गियर की तरफ नजर जा रही है। और जब एक 5-6 दिन या 6-7 दिन ही हुए चलाते चलाते, बनने लगी, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से चला रहे। और आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि ऐसे मोबाइल लगा हुआ है गाड़ी पे, ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला, पीछे दोस्त बैठा उससे बातें भी चल रही है, कोई सामने से दिखा तो ऐसे भी दिखते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो गई, एक्सपर्ट हो गए कि नहीं हो गए? अब बाद में एक्सीडेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो शुभू कह रहा है ये मेरे साथ हुआ है। तो ये होता है अपने आप में स्पेशलाइजेशन आ जाना। हम कोई काम बार बार करते जाते हैं, तो उस चीज में हम क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, उस चीज में हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। यही बात फ्योल ने हमें इस प्रिंसिपल के अंदर बताई है। कभी भी, कभी भी किसी काम का बर्डन किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर मत डालो। कभी भी पूरे काम का बर्डन एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर मत डालो। काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। एक व्यक्ति को काम देते समय उसका पहले इंटरेस्ट जान लो, उसकी क्वालिफिकेशन जान लो, देख लो क्या वो व्यक्ति उस काम करने के लायक है या नहीं है, उसका उस काम को करने में मन लगेगा या नहीं लगेगा। कल के दिन मेरे को बिठा दो यहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए, मैं बोलूंगा टाटा बाय बाय, कोचिंग बंद है, कल से क्लासेस बंद, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने की। तो पहले देखो किस व्यक्ति को आप कौन सा काम दे रहे हो, उसको उस काम करने में इंटरेस्ट है, उसको उस काम करने में मजा आएगा, उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। जैसे कुछ लोगों को कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेबसाइट्स बनाना, कोडिंग करना, बनती नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, मजा बहुत आता करने में, बनती नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको मजा तो आ रहा है करने में लेकिन उसको बनती नहीं, तो क्या मतलब है? उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसका इंटरेस्ट देखते हुए उस व्यक्ति को काम दो। एक काम का बर्डन एक व्यक्ति पे नहीं डालना, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिस व्यक्ति को काम दे रहे हैं उसके इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से काम देना है। फिर एक बार जब उस व्यक्ति को काम दे दिया, तो फिर बार बार उससे वही काम करवाना है, रिपीटली बार बार वही काम करवाना है, वही काम करवाना है। जब एक व्यक्ति एक काम को कई बार करने लगेगा, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और उस काम को उस व्यक्ति से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, एक्सपर्टीज आ जाएगी। यही बोला गया इस प्रिंसिपल के अंदर, इसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, work should be divided into the smaller parts and specific tasks should be given to one person according to their capability, qualification and experience. According to this principle, there should be division of work for all type of work. हर काम के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, हर तरह के काम के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। कोई भी काम है उसको डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइड कर दो, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो, चाहे वो टेक्निकल काम हो, चाहे वो मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वो स्किल्ड काम हो, कोई भी काम हो, हर काम में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ऑर्गेनाइजेशन चलानी, फैक्ट्री चलानी, तो जनरल मैनेजर ने 4 डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। तो एक व्यक्ति ने अपना काम 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्लियर है? आगे समझ में? इसी बस बुक है ना, कष्ट कर ले भाई। सत्यनारायण की कथा समाप्त नहीं हुई है, कथा शुरू हुई है। अगर, सुनो सुनो, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, मेरे को बताइए, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या निकलेगा?
करनी पड़ेगा, काम जल्दी होगा, बिल्कुल स्पेशलाइजेशन आ जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, कम खर्चे में हमारा ज्यादा काम हो जाएगा। अगर काम ज्यादा है और अगर एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो गलती होने के चांसेस कितने हो गए, 0। जो व्यक्ति शर्ट स्टिच कर रहा है वो दिन भर शर्ट ही स्टिच कर रहा है तो ऐसा होगा कि उससे कोई गलत सिलाई डल जाए, कपड़ा वेस्ट होने के चांसेस है। जो कपड़ा काट रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कपड़ा काटेगा, गलत कपड़ा काटेगा तो कपड़ा वेस्ट होगा, तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे हमारे, और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होने लगेगी, कम होगी, क्लियर हो गया। अगर ये फॉलो करेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे अपना काम करने में और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे इस प्रिंसिपल का, वायलेशन मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम क्या मिलेंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इन द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें कौन कौन सी दुविधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। पहला है, कभी भी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। आज किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो, कल किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो, कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा और सब लोग गलतियां करेंगे। जितना नया व्यक्ति, जितनी बार नया व्यक्ति आएगा वो उतनी बार गलती करेगा। मैं तुम लोगों को जितना नया काम पकड़ाऊंगा तुम लोग हर बार नया काम करते समय गलती करोगे, एक काम को करते करते तुम बार बार वही काम करोगे, तुम कभी भी उसमें गलती नहीं करोगे। उसके बाद कभी भी हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा, कोई भी व्यक्ति कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। लास्ट है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब है एक काम को करना एक बार था 4 बार हो गया, हमने किसी को प्रॉपर तरीके से बताया नहीं, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, पता लगे करना एक ही बार वो काम था, 2 लोग कर बैठे वही काम। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे खर्चा बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा। तो ये है पहला प्रिंसिपल फ्योल का, डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ गया सबको डिवीजन ऑफ वर्क मतलब। दूसरा प्रिंसिपल भाई साहब ने दिया हमें, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, पावर्स टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ठीक है, एक बार क्या होगा, एक बार ये भाई साहब है, पहचान रहे हो ये कौन है, अपनी बीच का एक बंदा है ये, गेस करो, ये है शुभू। हम बिल्कुल सोच के रखे थे, शुभू ने कुछ बोला, मैं शुभू का नाम ले लेना। ये है मिस्टर शुभू। एक दिन इनके दिमाग में ख्यालात आया, हाँ वो तो बहुत आते, वही वाला, ये गए ख्यालों में डूबे हुए पापा के पास, पापा तक पहुंचे, पापा तक पहुंचे और पापा को बोले, पापा पढ़ाई लिखाई आज से हमें नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई करने का एक उद्देश्य होता है अच्छा काम धंधा ढूंढना, उसके बाद शादी करना, अच्छी लड़की ढूंढकर, और वो काम हम कर चुके हैं। लड़की हमने ढूंढ ली है, काम धंधा हम कोई ना कोई पकड़ ही लेंगे, आप तो हमारी शादी करवा दो, लड़की हमें मिल चुकी है। अब इनके ख्यालों में है, हाँ, हाँ, बोले लड़की हमें मिल चुकी है। पापा को बोले, पापा बोले इधर आइए जरा, इधर आइए। क्या बोले, बोले बड़ी तोड़ में बोले शादी करनी है पापा, लड़की देख रही है, बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ चुके हैं। पापा ने उठाई चप्पल और दे फटाफट फटाफट फटाफट, और शुभू बेचारे हो गए लाल। बोले तुम्हें ये डिसीजन लेने का अधिकार दिया किसने? अभी
क्या तुम्हारे पास ये डिसीजन लेने के अधिकार है? क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम ये डिसीजन ले सको? बताओ शुभू, क्या तुम्हारे पास ये अधिकार है आज की डेट में कि तुम ये डिसीजन ले सको? अभी हम शुभू क्या हम लोगों के बीच में कोई भी ये अधिकार नहीं रखता है कि घर जाके ऐसी बातें बोलो घर वाले एक्सेप्ट कर ले, आओ बेटा चलो आज ही करवाएं, तुम्हारा देर काय के लिए करें। चप्पलें जूता गारंटीड है, वो जरूर मिलेंगे। किसी को ट्राई करना तो कर लियो आज जाके, डेमो ले लेना। हाँ, तो इनके पास क्या नहीं थी? शुभू के पास क्या नहीं था? अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं थी कि वो ये डिसीजन ले सके। लेकिन इमेजिन करो, इमेजिन करो, आज कुछ समय बदल चुका है। शुभू भाई साहब 12th क्लास में नहीं है, शुभू भाई साहब का क्वालिफाई हो चुका है आईएएस का एग्जाम, शुभू भाई साहब बन चुके हैं कलेक्टर। कलेक्टर बन के पापा के पास पहुंच रहे हैं, पापा पापा भी कर रहे, हाँ बेटा बोलो। पापा की ट्यून चेंज हो गई एकदम से। जी बेटा जी बोलिए। शुभू बोले पापा लड़की देख ली है, शादी करनी है। पापा बोले जल्दी से बताओ, अभी जाते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। और लड़की वाले भी मना नहीं करेंगे, लड़का कलेक्टर है। तो अब इनके पास क्या अथॉरिटी है डिसीजन लेने की? बिल्कुल जिला चलाने की अथॉरिटी तो अपनी शादी करने की होगी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने की पावर्स होना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी। 12th में भाई साहब तुम लोग हो तो पास होने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, तुम लोगों की। हम तो हो चुके हैं। जिम्मेदारी हमारी पास करवाने की, होने की तुम्हारी है। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारी है, ज्ञान लेकर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तो 12th में पास होने की जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है। तुम कल के दिन फेल हो गए तो ये नहीं बोल सकते भरत सर ने गलत पढ़ाया था इसलिए फेल हो गए, भरत सर ने कम पढ़ाया था उसकी वजह से फेल हो गए, या स्कूल में क्लासेस नहीं चली थी कोविड-19 के चलते उस वजह से फेल हो गए। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों की है। हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गए, नहीं तो रिसोर्सेज तो पर्याप्त थे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, किसी काम को कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी होती है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कत ये आती है, कुछ व्यक्तियों के पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और कुछ व्यक्तियों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे जनरल मैनेजर बोला प्रोडक्शन मैनेजर से, जनरल मैनेजर ने बोला प्रोडक्शन मैनेजर से, ए पीएम सुन, तेरे को आज एक दिन में 1000 चेयर्स मैन्युफैक्चर करनी है, एक दिन में 1000 चेयर्स मैन्युफैक्चर करनी है, लेकिन बाकी अधिकार तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे को कोई भी सामान की जरूरत पड़े उसके लिए तो मेरे से पूछ लियो, तेरे को तू बना चेयर, तेरे को कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। अब भाई साहब चेयर बनाते समय लकड़ी खत्म हो गई, फर्नीचर का सामान खत्म हो गया, अब ये भाई साहब कॉल लगा रहे हैं और इनका भाई साहब का कॉल बिजी जा रहा है, ये उठा नहीं रहे, और ये कहीं मीटिंग में बिजी है तो इनका फोन स्विच ऑफ चल रहा है कहीं और। तो हर बार इन्हें कोई सामान लेने से पहले इनसे पूछना पड़ रहा है, इनसे पूछना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई, लेकिन एक्शंस लेने की क्या नहीं है? अथॉरिटी नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कई बार हम मजदूरों को काम सौंप देते हैं, फिर उनको डिसीजन लेने के अधिकार नहीं देते हैं, तो वो काम कभी भी टाइम पर पूरा नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के पास अथॉरिटी बहुत सारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहने के लिए बोले तो अपने नेता लोग, पावर्स तो बहुत है, नहीं जिम्मेदारियां है तो, लेकिन निभाता कोई नहीं है। कहने के लिए सब चल ही रहा है, होता है कि नहीं होता है? अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ज्यादातर हम यही देखेंगे, नेता लोगों को पास पावर्स बहुत है, बहुत अधिकार उनके पास है, लेकिन वो उनका अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उतनी जिम्मेदारियां उन्हें नहीं दी गई। और जिम्मेदारी है लेकिन वो निभाते नहीं है अपनी जिम्मेदारी, और कोई उनको कंट्रोल करने वाला भी नहीं है। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। तो यहाँ पर फ्योल ने क्या ज्ञान दिया? फ्योल दादा बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उतनी अथॉरिटी भी दो। अथॉरिटी ऑलवेज शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, तो क्या होगा? मिस यूज होगा अथॉरिटी का, जैसे नेता लोग करते हैं, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, अथॉरिटी कम होगी, तो डिले होगा काम करने का, डिले मतलब देरी होगी काम करने में। तो यहाँ पे फ्योल बोला हमें ये दोनों ही कंडीशन मंजूर नहीं है, हमें क्या करना है? हमेशा ही अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर रखना है।
जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे क्या होगा, ना तो हमारा डिले होगा काम करने में और ना ही मिसयूज होगा अथॉरिटी का। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल में और क्या क्या लिखा है। समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ। Authority means powers to take decision, whereas responsibility means obligation to complete the job on the time. According to this principle, there should be a balance between authority and responsibility. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर्स ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पावर्स बराबर होना चाहिए। तराजू जो होगा वो बराबर, अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या निकलेगा हमारे पास, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, हमारे अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे हमारा काम जो होगा वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, नो डिले, डिले नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, वायलेट मतलब फॉलो नहीं करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं भाई, हमारी अथॉरिटी का मिसयूज होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, डिले इन वर्क, और कभी कभी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाए और पावर्स कम मिले तो वर्कर ओवर बर्डन भी हो जाता है, उसके ऊपर ओवर बर्डन भी हो जाता है काम का, ओवर बर्डन ऑफ वर्क भी। समझ में आ गया दोनों प्रिंसिपल, बाकी के प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास। दो 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 दो